स्वागत है मेरे प्यारे प्यारे बच्चों का फोटो वेक्टर की कक्षा में। मैं हूं आपका मेंटोर किरण सर और मैं आपके लिए लेकर आया हूं संकल्प सीरीज। इस सीरीज में हम साइंस के हर एक चैप्टर को डिटेल्ड में समझ रहे हैं। आज जो हम चैप्टर शुरू करने वाले हैं वो हमारी टेक्स्ट बुक का मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, क्योंकि इस सब चैप्टर से काफी बड़े बड़े यानी 5 मार्क्स के केस स्टडी के जो क्वेश्चन हैं वो आते हैं और बहुत ज्यादा वेटेज रखता है ये चैप्टर हमारे एग्जाम में। तो हम इस चैप्टर के हर एक कॉन्सेप्ट को डिटेल्ड में और बिल्कुल बेसिक से समझते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं चैप्टर। तो पहले चैप्टर शुरू करने से पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन समझते हैं। जैसे हमारे पास टोटल 118 नोन एलिमेंट्स है ना, उसमें से एक एलिमेंट कार्बन है। तो हम कार्बन के बारे में ही क्यों पढ़ रहे हैं? क्यों हम सिलिकॉन के बारे में, क्लोराइन के बारे में, जर्मेनियम के बारे में नहीं पढ़ रहे? कार्बन इतना क्यों इंपॉर्टेंट है जिसके लिए हमारे पास पूरा एक चैप्टर, डेडिकेटेड चैप्टर है। तो अगर हम अपने आसपास ऑब्जर्व करें तो हमारे आसपास की कोई भी चीज, उन सब में कार्बन प्रेजेंट है। कि सर कैसे बताओ? तो देखो, प्लांट है, प्लांट के अंदर फोटोसिंथेसिस होता है और फोटोसिंथेसिस से क्या बनता है? ग्लूकोज बनता है। उस ग्लूकोज में भी कार्बन है। अच्छा ठीक है सर, हम ये जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं ये भी कार्बोनेटेड होती है, तो इसमें भी क्या है? कार्बन है। हम जो खाना खाते हैं, फूड, उसमें भी क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है। अच्छा, लेमन, लेमन के अंदर क्या होता है? सिट्रिक एसिड होता है। सिट्रिक एसिड में भी क्या प्रेजेंट है? कार्बन प्रेजेंट है। डायमंड, डायमंड भी किससे बना होता है? कार्बन। पेंसिल होती है जिससे तुम लिखते हो, जिसमें ग्रेफाइट होता है, वो भी किससे बना है? कार्बन से बना हुआ है। एल्कोहल, इथेनॉल यानी एक तरह का एल्कोहल, दारू, दारू में भी क्या है? कार्बन होता है। हमारा डीएनए, डीएनए में भी क्या है? कार्बन है। फिर गाड़ी में टायर्स होते हैं, पेंट होते हैं, उसमें भी कार्बन होता है। जो गैस निकलती है उसमें भी कार्बन होता है। ऐसा पेपर या कोल को बर्न करो, उसमें भी क्या है? कार्बन है। यानी कार्बन हमारे चारों तरफ है। इतने ज्यादा कार्बन के कंपाउंड्स हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है। तो ऐसा क्या है कार्बन में कि इसके इतने सारे कंपाउंड्स हमारे चारों तरफ अवेलेबल है? वही हम सीखने वाले हैं इस चैप्टर के बारे में। आगे बढ़ते हैं। चलिए, पहला हमारा टॉपिक है बॉन्डिंग इन कार्बन। अब बॉन्डिंग समझने से पहले हमें पहले बेसिक पता होना चाहिए कि ये बॉन्ड, ये जो वर्ड बॉन्ड है जिसको एक्चुअल में केमिकल बॉन्ड बोला जाता है, वो क्या है? एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है, H2 मतलब हाइड्रोजन का एक मॉलिक्यूल है। अब इस हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल में हाइड्रोजन के कितने? 2 एटम्स हैं। अच्छा ठीक है, अब ये दोनों एटम आपस में जुड़े हुए हैं, तब जाके H2 मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होगा। यानी इन दोनों एटम के बीच में एक फोर्स लग रहा है और वो फोर्स इन दोनों एटम को ऐसे आपस में जोड़े रखा है। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को बोला जाता है बॉन्ड, जिसको हम केमिकल बॉन्ड के नाम से जानते हैं। डन? अच्छा, NaCl का एग्जांपल लेते हैं। तो NaCl में क्या होंगे? 2 आयंस होंगे, एक होगा Na+ और ये होगा Cl-। ये दोनों आयन भी एक दूसरे को क्या करेंगे? अट्रैक्ट करेंगे। यानी उनके बीच में भी क्या लग रहा है? एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है। इसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोला गया? केमिकल बॉन्ड बोला गया। तो केमिकल बॉन्ड क्या है? इट इज अ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम्स और आयंस, ताकि वो एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहे। उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या बोला गया? केमिकल बॉन्ड बोला गया। समझ में आया यहां तक? जैसे मान लो H2O है, तो इसमें हाइड्रोजन के 2 एटम होंगे और ऑक्सीजन का 1 एटम होगा। इन एटम्स के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इसी वजह से ये सारे एटम्स ऐसे कंबाइन रहते हैं और मॉलिक्यूल की फॉर्म में रहते हैं। और उसी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को क्या नाम दे दिया गया? बॉन्ड नाम दे दिया गया। अब बॉन्ड होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं, एक होता है आयनिक बॉन्ड और एक होता है कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड और कोवैलेंट बॉन्ड। आयनिक बॉन्ड वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो हम चैप्टर 3 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में पढ़ते हैं। यहां पे हम क्या पढ़ने वाले हैं? कोवैलेंट बॉन्ड की कहानी पढ़ने वाले हैं। यहां तक क्लियर हो गया? बॉन्ड समझ में आ गया? बॉन्ड के 2 टाइप्स है वो हमें समझ में आ गए। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हम पढ़ते हैं पहले कार्बन के बारे में, है ना। हमारा जो चैप्टर है वो कार्बन से रिलेटेड है। कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो गया? 6 हो गया। अब एटॉमिक नंबर हमें यह बताता है कि उस एटम में कितने प्रोटॉन हैं। तो अगर कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 है तो उसमें प्रोटॉन कितने होंगे? 6 होंगे।
है ना। अब जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 6 होंगे। अब ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं हमें पता है ऑर्बिट्स में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो कार्बन के एटम में अगर देखा जाए तो फर्स्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 होते हैं, ये रे। फिर सेकेंड ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये 4 हो गए सब डन। ऐसा ये सेकेंड ऑर्बिट में कितने हो गए, 4। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बना वो कितना बना, 2,4 बना। अब ये जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसको देख के हमें ये पता चल रहा है कि जो कार्बन है वो स्टेबल नहीं है। स्टेबल तब होता है जब आउटर मोस्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन हो, 8 इलेक्ट्रॉन हो, यानी उसका ऑक्टेट होता है वो कंप्लीट होना चाहिए, ये हमने पढ़ा है 9th क्लास में। अब कार्बन के पास तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 8 है नहीं, 4 है, तो क्या करे, तो इसके पास एक पॉसिबिलिटी ये है कि ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या कर दे, गेन कर ले। ये 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे, गेन करे, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा, 2,8 हो जाएगा, और ये स्टेबल हो सकता है। एक चॉइस और है कि ये क्या करे, इन 4 इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, 4 इलेक्ट्रॉन क्या करे, लूज कर दे, तो क्या बचेगा, तो बचेगा खाली 2। जब लास्ट में 2 इलेक्ट्रॉन बचते हैं, यानी एक ही ऑर्बिट और उसमें 2 इलेक्ट्रॉन हो, तो उसको ड्यूप्लेट बोला जाता है। क्या बोला जाता है, ड्यूप्लेट। 8 होता है उसके लिए उसको बोला जाता है ऑक्टेट, और अगर 2 हो तो क्या बोला जाता है, ड्यूप्लेट। उसके लिए सिर्फ एक ही ऑर्बिट होना चाहिए, तो 2 इलेक्ट्रॉन बचे तो ये ड्यूप्लेट हो गया। इस कंडीशन में भी ये स्टेबल हो सकता है, यानी अगर ये 4 गेन करे तो ये बनेगा तो स्टेबल हो सकता है, 4 लूज करे तो ये बचेगा तो भी स्टेबल हो सकता है। बट कार्बन ना तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना ही 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो फिर ये स्टेबल होगा कैसे। अच्छा, तो पहले तो ये पता होना चाहिए कि गेन और लूज क्यों नहीं करेगा ऐसा, या नंबर 2 होना चाहिए, ठीक है। चलो, तो देखो पहले क्या लिखा हुआ है, ये गेन क्यों नहीं कर सकता। अब उसके पीछे का रीजन ये कि कार्बन एटम की जो साइज होती है ना वो बहुत छोटी होती है। इसके एटम की साइज क्या है, बहुत छोटी है। अब इस छोटी सी साइज में 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को रखना, उनको होल्ड करके रखना कार्बन के लिए पॉसिबल नहीं है, इस वजह से वो गेन नहीं कर सकता। अब लूज भी नहीं कर सकता, ये 4 इलेक्ट्रॉन लूज भी नहीं कर सकता। अच्छा, एक और चीज याद रखो, जब गेन करता है तो ऐसा C4 माइनस बनाता है, तो कार्बन ये नहीं बना सकता क्योंकि वो गेन नहीं कर सकता। जब लूज करता है तो C4 प्लस बनता है, बट ये लूज नहीं करता है, इसका मतलब ये भी पॉसिबल नहीं है। तो ये लूज क्यों नहीं कर पाता है। अब सुनो, हमारे पास ये एटम है। अब कार्बन का जो एटम होता है ना वो बहुत छोटा होता है, तो ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं प्रोटॉन। न्यूक्लियस में क्या होते हैं, प्रोटॉन, जिसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये जो न्यूक्लियस है इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा। न्यूक्लियस के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज। अब क्योंकि ये छोटा है साइज में कार्बन, तो इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस के बीच में गैप होता है वो भी बहुत क्या होगा, कम होगा। इस वजह से इस पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। तो फिर इन इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए एनर्जी भी हमें क्या चाहिएगी, ज्यादा चाहिएगी, और प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं होती है, इस वजह से ये लूज नहीं कर सकता। क्या बोला, बताया मैंने, ये बोला कि साइज छोटी होने की वजह से इलेक्ट्रॉन और न्यूक्लियस पास में हो गए, उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, स्ट्रांग होगा। तो इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकलने के लिए एनर्जी भी क्या चाहिएगी, ज्यादा चाहिएगी, इस वजह से वो लूज भी नहीं कर सकता। तो गेन नहीं कर सकता, लूज नहीं कर सकता। तब कार्बन के पास ऑप्शन बचता है इकलौता कि वो अपने इलेक्ट्रॉन क्या करे, शेयर करे किसी और एटम के साथ। तो कार्बन लूज नहीं करेगा, गेन नहीं करेगा, तो स्टेबल बनेगा कैसे, अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करके। और जब भी कोई एटम इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है तो वो जो बॉन्ड बनाता है उस बॉन्ड को बोला जाता है कोवैलेंट बॉन्ड। तो कार्बन भी कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड बनाएगा। तो सवाल कैसे पूछा जा सकता है, गेन नहीं करता, लूज नहीं करता, रीजन बताओ। कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है और क्यों बनाता है ऐसा, यहां तक क्लियर है ऐसा। और कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाएगा, कोवैलेंट बॉन्ड। और कोवैलेंट बॉन्ड कब बनता है, जब इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, शेयर होते हैं। देन देखिए, तो अगर पूछा जाए व्हाट इज कोवैलेंट बॉन्ड, तो क्या लिखोगे, कोवैलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड फॉर्म बाय एटम्स बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन के शेयर से जो बनता है बॉन्ड उसको क्या बोला जाता है, कोवैलेंट बॉन्ड बोला जाता है।
कौन से इलेक्ट्रॉन शेयर होने वाले हैं, एक एटम अपने कौन से इलेक्ट्रॉन दूसरे एटम के साथ शेयर करेगा, तो याद रखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन, जो आउटर मोस्ट ऑर्बिट में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जिनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोला जाता है, वही इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, दूसरे एटम्स के साथ शेयर होते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं, एग्जाम में आ सकती है, पूछी जा सकती है, याद रखना है क्या, कि देखो ये जो कोवैलेंट बॉन्ड होता है ना, ये हमेशा नॉन मेटल्स में ही बनता है। कोवैलेंट बॉन्ड हमेशा कहां बनता है, नॉन मेटल में ही बनता है। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा H2O, तो यहां पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के एटम्स है, उनके बीच में केमिकल बॉन्ड है, वो केमिकल बॉन्ड कौन सा है, कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे पता चला, हाइड्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, नॉन मेटल के बीच में जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा, कोवैलेंट बॉन्ड। अच्छा एक और, अमोनिया NH3, इसमें नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के एटम्स के बीच में एक बॉन्ड होगा, कौन सा, कोवैलेंट बॉन्ड। कैसे पता चला, नाइट्रोजन है वो क्या है, नॉन मेटल, हाइड्रोजन क्या है, नॉन मेटल, नॉन मेटल के बीच में कौन सा बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड। आंख बंद करके लिख के आ जाना। डन, आगे बढ़ते हैं। कोवैलेंट बॉन्ड को हम कितनी कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड, डबल कोवैलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवैलेंट बॉन्ड। एक एक को हम अच्छे से समझते हैं। पहले हमारे पास क्या है, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड क्या होता है। अब क्या लिखा हुआ उसको छोड़ो, पहले हम आते हैं इसके ऊपर। ये जो क्लोराइन होता है इसका एटॉमिक नंबर 17 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या बनेगा, 2,8,7। आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, 7 है, तो ये स्टेबल नहीं है। तो ये स्टेबल बनेगा कैसे, अच्छा कैसे बनेगा, तो इलेक्ट्रॉन को शेयर करके बनेगा। कैसे हम बनाए इसको, तो देखो पहले हम बनाएंगे इसकी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। ये है क्लोराइन का एक एटम, कितने इसमें वाले, यहां बना लेता हूं, इधर आ जाओ। ये क्लोराइन का एक एटम हो गया, इसमें कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, 7 है। तो 7 हमें डॉट बनाने हैं या फिर क्रॉस बनाने हैं, हम दोनों में से कोई एक चूज कर सकते हैं। तो मैंने ये क्रॉस चूज कर लिया था। ये एक सेकेंड में थोड़ा सा ऐसे, अच्छा 2 4, ये 6 और ये क्या हो गया 7। ये जो क्रॉस मैंने बनाए हैं ये रिप्रेजेंट करते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन को, डॉट भी बना सकते हो। ओके, अब देखो हमारे पास 2 एटम है ना, Cl2 है, यानी क्लोराइन के कितने एटम है, 2 है। तो एक और क्लोराइन का एटम ले लेते हैं, ये Cl, इसके पास भी 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होंगे, तो 7 क्रॉस बना लो और ये बना दिया। यहां तक सही है था। अब अगर तुम थोड़ा सा नोटिस करो कि ये जो क्लोराइन का एटम है ये अपना एक इलेक्ट्रॉन इस एटम के साथ शेयर करेगा, तो कुछ ऐसा डायग्राम बनाएगा, यानी ये जो एटम है ये शेयर हो रहा है इस एटम के साथ। तो अब ये वाला जो एटम है वो भी अपना एक इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा इसके साथ, तो बनाए कैसे, तो कुछ ऐसा बनाओ। मैं सर्कल चेंज कर लेता हूं, कलर, ये देखो ये हो गया। अब ये एटम है वो इसके, सॉरी ये इलेक्ट्रॉन है ये इस एटम के साथ शेयर हुआ, समझे। तो अब देखो सर्कल के अंदर इलेक्ट्रॉन गिनो, ब्लैक वाला जो सर्कल है वो इस एटम के लिए, तो 2 4 6 और ये 2 8 हो गए। ग्रीन वाला सर्कल है इस ब्लू वाले के लिए, तो 2 4 6 और 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, स्टेबल हो गया, दोनों शेयर हो गए। यहां पे तुम देखोगे कि 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये जहां पर ये दोनों सर्कल कट हो रहे हैं उसके अंदर देखो, ये इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं वो एटम्स के बीच में क्या हो रहे हैं, शेयर हो रहे हैं। तो यहां पर 1 पेयर है ना, पेयर समझो ना, 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो शेयर हो रहा है 2 एटम्स के बीच में, तब जाके यहां पे जो बॉन्ड बनेगा ऐसा कुछ। ये जो 1 पेयर है इसके लिए ऐसे डंडी खींच लो, ये डंडी रिप्रेजेंट करती है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड को, और एक दूसरा आइटम बना लो। तो यहां पे सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बना किसमें, क्लोराइन के 2 एटम के बीच में। डन, यहां तक ये जो लाइन ड्रॉ की है रिप्रेजेंट करती है कोवैलेंट बॉन्ड, कौन सा, सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड बनाया। तो जहां पर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं उसको बोला जाता है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड। ये होगी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर और ये होगी स्ट्रक्चर। और समझते हैं थोड़ा और अच्छे से, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। वाटर को समझाना है। अब वाटर के मॉलिक्यूल में दिख रहा है 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है। अच्छा पहले हम इनका लिख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हाइड्रोजन का एक ही होगा क्योंकि इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, उस हिसाब से क्या बनेगा 2,6 होगा। ये मैं समझ जाऊं कि यहां तक तुम्हें आइडिया है। ओके चलो, अब हम इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर बनाते हैं। ऑक्सीजन ये रहा एक,
कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है? 6 हैं, तो 6 बनाने पड़ेंगे। अब 6 बनाने से पहले बेटा देखो हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है, तो मैं 2 हाइड्रोजन बना लेता हूं पहले, तो आइडिया लगेगा। तो हाइड्रोजन ध्यान रखना ऐसे ही अरेंज होते हैं, ठीक है, ऐसे 90 डिग्री में। कैसे? 90 डिग्री, कैसे भी 90, यहां पे हाइड्रोजन होता है तो भी चलेगा, ऐसे लाइन से यहां पर हाइड्रोजन नहीं आएगा, ऐसे लाइन में तीनों कभी नहीं आएंगे, ये याद रखना है। क्यों? इसका रीजन है, तुम हायर स्टैंडर्ड में आओगे तो आसानी से समझ जाओगे, क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड के बीच में एंगल होता है। अभी हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, हम याद रख लेंगे ऐसा क्या हुआ। इसको मिट जा, ये मिट गया, ओके। और पेन आ जाओ, और ब्लू कलर ले लेते हैं, नहीं ब्लैक ले लेते हैं। हाँ, ठीक है, यहां तक क्लियर है ऐसा, डन यहां तक। अब देखो मैं क्या कर रहा हूं, ये इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन हो गया, और ब्लैक कलर में बना रहा हूं मैं इस हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन। क्लियर हो गया ऐसा, डन यहां तक। ऑक्सीजन के पास कितने? 6 हैं, तो 6 कैसे बनाएंगे? एक इलेक्ट्रॉन तो इस हाइड्रोजन को देना पड़ेगा, उसे शेयर करना पड़ेगा, देना नहीं बोलेंगे। एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करना पड़ेगा, 2 तो हो गए। अब बचे कितने? 4, तो ये 1 2 3 और 4 बना दिया ऐसा। अब होगा क्या इससे? अब देखो यहां पे हम इसको थोड़ा सा करेंगे, क्या बैलेंस करेंगे ऐसा। देखो हाइड्रोजन के पास देखो 2 इलेक्ट्रॉन आ गए, ये स्टेबल हो गया, तो ऑक्सीजन ने 1 इलेक्ट्रॉन शेयर किया इस हाइड्रोजन के साथ। यहाँ पे भी हाइड्रोजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, स्टेबल हो गया, ऑक्सीजन ने अपने 1 इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर किया? हाइड्रोजन के साथ। अब ऑक्सीजन क्या करेगा? दोनों हाइड्रोजन से 1 1 इलेक्ट्रॉन ले लेगा। अब देखो ये ऑक्सीजन का बड़ा वाला सर्कल है, उसमें देखो 2, यहाँ पे 4, यहाँ पे 6 और 8 इलेक्ट्रॉन आ गए, इसका मतलब ये भी स्टेबल हो गया। डन यहां तक। तो ऑक्सीजन ने अपने 2 इलेक्ट्रॉन शेयर किए, किसने? 2 हाइड्रोजन एटम के साथ। अब इसकी स्ट्रक्चर कैसे बनेगी? तो ये ऑक्सीजन हो गया, देखो यहाँ पे सर्कल कट हो रहे हैं, दिख रहे हैं ऐसा, 2 सर्कल यहाँ पे कट हो रहे हैं, इसमें 1 पेयर आ गया, इसकी जगह लगा दोगे एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड। यहाँ पे भी देखो 2 सर्कल कट हो रहे हैं ऐसा, तो इसके बीच में 1 पेयर ऑफ आ जाएगा, तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा? एक एच आ जाएगा। तो ये बन गई इसकी स्ट्रक्चर, किसकी? वाटर की। तुम ऐसा भी बना सकते, तो ये भी करेक्ट है, समझ गए? ऐसे 90 डिग्री होना चाहिए, है ना, हाइड्रोजन के बीच में एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। अमोनिया समझते हैं। अमोनिया में एक नाइट्रोजन है, ये रहा एक नाइट्रोजन, और 3 हाइड्रोजन है, तो ये कुछ ऐसे अरेंज होते हैं, ऐसा कुछ, ठीक है। हर हाइड्रोजन के पास एक एक इलेक्ट्रॉन है, तो ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, और ये इस हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। अब अगर नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर देखें तो 7 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना बनेगा? 2,5 बनेगा। तो नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन कैसे बना है? तो एक इलेक्ट्रॉन तो इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ। अब बचे कितने? 2, ये 2 अलग से बना लो, ये बना दिया मैंने ऐसा। अब देखो पहले हाइड्रोजन को बैलेंस कर दो 2 इलेक्ट्रॉन के साथ, ये हो गया स्टेबल, ये हो गया स्टेबल, ये हो गया स्टेबल। अब नाइट्रोजन क्या करेगा? हर एक हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है वो लेगा और ऐसा बना देगा। तो देखो नाइट्रोजन का जो बड़ा सा सर्कल, उसमें देखो 2 4 6 और 8 हो गया ऐसा। अब देखो सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कहां बनेगा? इन 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में, यहाँ पे हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पे एक और हाइड्रोजन बनेगा, और वहां पर एक और। तो यहां पर मुझे 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड दिखाई दे रहे हैं। क्या? 3 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, और यहां पर 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है वो दिखाई दे रहे हैं। आई होप ये समझ में आ गया होगा कि हम कैसे ड्रॉ कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। डबल कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। थ्योरी पे नहीं जाएंगे, डेफिनेशन पे नहीं जाएंगे, हम बनाकर देखेंगे कि हमें समझ आ रहा है या नहीं आ रहा। हमारे पास क्या है? ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमें पता है 8 होता है, तो उस हिसाब से क्या होगा? 2,6 होगा। 2 है, ऑक्सीजन के 2 एटम है, ये ऑक्सीजन का एक एटम, ये ऑक्सीजन का दूसरा एटम। कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है, 6 बना दो ऐसा। ये 2 हो गया, ये 2 हो गया, यहाँ पे 2, यहाँ पर भी 2, और यहाँ पे भी 2, ठीक है। इसको स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए? 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है वो शेयर होने वाला है, इसलिए तुम देखो कि मैंने 2 इलेक्ट्रॉन को थोड़ा सा यहाँ पे दूर बनाया। इस ऑक्सीजन के भी क्या कर दो? इलेक्ट्रॉन बना दो, ये 2 हो गए, ये 2 4 हो गए, और ये 2 6 हो गए। तुम चाहो तो यहाँ पे भी लिख सकते हो, है ना, डजंट मैटर, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब क्या होगा? शेयरिंग कर दो ऐसा, तो देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन से ये ऑक्सीजन के शेयर हो गए ऐसा, है ना। इस ऑक्सीजन ने अपने ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर किए। अब सर्कल में देखो 8 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, स्टेबल। अब ये 2 भी शेयर होंगे इस एटम के साथ, सर्कल बना लो ऐसा, ये आ गया ऐसा। इस सर्कल में भी देखो 2 4 6 और 8 आ रहे इस बड़े वाले सर्कल में। अब तुम नोटिस करो, ये जो यहाँ पर ये सर्कल कट हो रहे हैं, इसके बीच में देखो इलेक्ट्रॉन्स के कितने पेयर हैं? तो मुझे साफ दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन का एक तो ये रहा पेयर, और एक इलेक्ट्रॉन का दूसरा पेयर हो गया। तो जब 2 एटम्स के बीच में 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, तो वहां पर क्या होता है? डबल कोवेलेंट बॉन्ड। अब कैसे बनाएंगे? ये एक पेयर है, इसके लिए एक डंडी आ गई, दूसरे पेयर के लिए एक और डंडी आ जाएगी, और ये से आ जाएगा वो। तो यहां पर ऑक्सीजन ऑक्सीजन के एटम में क्या बना? डबल कोवेलेंट बॉन्ड।
एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड बना। क्लियर है यहां तक? आगे बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। CO2 को बनाते हैं ऐसा, कार्बन है और दो ऑक्सीजन होते हैं, वो कुछ ऐसे होते हैं अरेंज, है ना, दो ऑक्सीजन है वो कुछ ऐसे अरेंज होंगे। ओके, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर हमें पता है कितना है, 6 होता है, 8 होता है, तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 होंगे। तो देखो कैसे बना रहा हूं, 1 2 3 4 5 और 6। इधर भी ऐसा ही होगा, 2 4 और 6। कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 हो गया, तो उस हिसाब से इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,4। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाने हैं कार्बन के लिए। 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बनाते हैं, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर होने के लिए और ये 2 इलेक्ट्रॉन इस ऑक्सीजन के साथ शेयर होने के लिए। अब सर्कल बनाओ ऐसा, तो देखो ऑक्सीजन कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा ऐसा, तो देखो इसमें 8 आ गए इलेक्ट्रॉन, सर्कल में देखो 8 आ रहे हैं या नहीं आ रहे। और यहां पर भी कुछ ऐसा ही बनेगा। और कार्बन क्या करेगा, दोनों ऑक्सीजन से 2-2 इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, शेयर करेगा। तो कार्बन के सर्कल में भी देखो 2 4 6 और 8 आ गए ऐसा। तो देखो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड बनना चाहिए, ये इधर, और यहाँ पे भी 2 पेयर है इसलिए यहाँ पे भी डबल बॉन्ड आना चाहिए। यानी CO2 के अंदर 2 डबल कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होते हैं। ये है नेक्स्ट हमारा इथीन। इसकी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे बटरफ्लाई स्ट्रक्चर बोलता हूं। ठीक है, इसकी स्ट्रक्चर को हम क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई स्ट्रक्चर। बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी स्ट्रक्चर, या इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर पूछी जाती है ऐसा, याद रखो। अब बटरफ्लाई स्ट्रक्चर क्यों बोल रहा हूं, C2H4, 2 कार्बन है, ये एक कार्बन, 2 कार्बन बना लिया सर। 4 हाइड्रोजन है, ये 4 हाइड्रोजन कुछ ऐसे अरेंज होते हैं, याद रखना है, ऐसे सीधे सीधे नहीं, थोड़ा सा ऐसे एंगल में अरेंज होते हैं। ये 4 हाइड्रोजन ऐसे अरेंज होंगे। हर हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन होगा, बना लो, हर हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। अब हाइड्रोजन के पास एक है, तो कार्बन को भी इसके साथ एक इलेक्ट्रॉन शेयर करना पड़ेगा। तो ये कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन, ये भी कार्बन का एक इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास टोटल 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, इस कार्बन के 1 और 2 हो गए, ये 3 और 4 बना लो ऐसा। सेम ये कार्बन अपना एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ शेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन के साथ, और ये 2 अलग से बना दो, तो कार्बन के भी 4 बन गए ऐसा। अब इसके क्या करो, स्टेबिलिटी को कंप्लीट कर दो ऐसा, हाइड्रोजन 2 के साथ स्टेबल, ये भी स्टेबल, ये भी स्टेबल 2 के साथ, ये भी स्टेबल, है ना। 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो वो एटम क्या होता है, स्टेबल होता है, अगर एक ही ऑर्बिट हो ऐसा। डन। अब देखो कार्बन क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से एक, इस हाइड्रोजन से एक, और इस कार्बन से 2 ले लेगा, 8 आ गए। देखो सर्कल के अंदर 2 4 6 और 8 आ गए। ये कार्बन भी क्या करेगा, इस हाइड्रोजन से एक, इस हाइड्रोजन से एक, और यहां से लेके ऐसा। तो ऐसी कुछ स्ट्रक्चर बनेगी जिसको हम बटरफ्लाई जैसे स्ट्रक्चर नाम देते हैं, याद रखना है। ये ना इथीन, इथीन की जो स्ट्रक्चर बनेगी वो बटरफ्लाई जैसी होगी, हाइड्रोजन होते कुछ एंगल पे होंगे। तो देखो कैसे है, ये कार्बन, ये कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में 2 पेयर शेयर हो रहे हैं, इसलिए आ गया डबल बॉन्ड। यहां पे एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, यहां पर एक हाइड्रोजन, और यहां पर भी क्या आ गया, एक हाइड्रोजन। तो 4 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड हो गए और एक डबल कोवेलेंट बॉन्ड होगा। ठीक, किसके अंदर, इथीन के अंदर, है ना। नेक्स्ट याद करते हैं ट्रिपल। कौन सा है हमारे पास, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। अगर यहां तक तुम्हें समझ में आ गया है तो तुम ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को बहुत इजीली बना सकते हो। नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2,5 होगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 है। स्टेबल होने के लिए इसको 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करना है। 2 एटम बना दो, ये 2 एटम बना लिया ऐसा। 3 इलेक्ट्रॉन शेयर करने हैं, कितने, 3, तो 3 बना दो ऐसा। अच्छा, यूजुअली इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो पेयर में होते हैं, इसलिए तुमने देखा होगा कि हम ऐसे 2-2 बना रहे हैं क्रॉस, समझ रहे हैं ऐसा। ऐसा 2-2 क्यों बना रहे हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो हमेशा पेयर में होते हैं। बट क्योंकि यहाँ पर शेयरिंग हो रही है इलेक्ट्रॉन्स की, और वो भी कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होने वाले हैं, 3 होने वाले हैं, इसलिए मैंने तीनों को साथ में बनाया। अदरवाइज हम 3 कभी भी साथ नहीं बनाते हैं ऐसा। 3 ये हो गए और 2 ये बना दो, 5 हो गए इस एटम के लिए। नेक्स्ट, इस नाइट्रोजन के पास भी 1 2 ये 3 हो गए, ये 4 और ये क्या हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे ऐसा। अब देखो क्या होगा, जैसे ही 3 इलेक्ट्रॉन शेयर हो गए, इस नाइट्रोजन के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, 6 ये रहे और 2 ये 8 हो गए। सिमिलरली यहां पर भी देखो शेयर हो गए, इसमें भी 8 आ जाएंगे। सर्कल के अंदर देखो, अब ये जहां पे ये दोनों सर्कल क्रॉस हो रहे हैं उसके अंदर देखो इलेक्ट्रॉन के कितने पेयर है, 1 2 3। ये लाइन ड्रॉ नहीं करनी है, मैं सिर्फ समझाने के लिए ड्रॉ कर रहा हूं। 1 2 3, तो जब भी 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं बिटवीन द एटम्स, तो कौन सा बॉन्ड होता है, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पे नाइट्रोजन 1 2 और 3, हर पेयर के लिए एक डंडी बना देनी है, और ये हो गया हमारा ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड बना, किसके बीच में, नाइट्रोजन नाइट्रोजन एटम के बीच। ये समझाओ। इथाइन क्या है हमारे पास, इथाइन, 2 कार्बन है, ये रहा एक कार्बन, ये रहा हमारा
दूसरा कार्बन, और हमारे पास क्या है, 2 हाइड्रोजन है, तो एक हाइड्रोजन इधर लगा दो, एक हाइड्रोजन इधर लगा दो। ऐसा हाइड्रोजन के पास क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन होता है, ये रहा हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन, ये रहा हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन। कार्बन के पास टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, बना दो, तो एक इलेक्ट्रॉन तो इधर देना पड़ेगा, बचे हुए 3 यहाँ लिख दो। ऐसा एक इलेक्ट्रॉन इस हाइड्रोजन को देना होगा, बचे हुए 3 यहाँ दे दो। ऐसा हाइड्रोजन ने 2 लिए, स्टेबल हो गया, हाइड्रोजन के पास 2 आ गए, स्टेबल हो गया। ऐसा अब कार्बन देखो, ये कार्बन बना, देखो कार्बन में कितने आ रहे हैं, यहाँ पे 3 शेयर हुए, यहाँ पे 1 शेयर हुआ। ऐसा तो 6 और 2 8 हो गए। ऐसा यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही बनेगा। ऐसा सर्कल में देखो 8 आने चाहिए। अब गिनो, यहाँ पे 3 पेयर है, इसलिए 3 ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड आएगा, यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट के बाद हाइड्रोजन, यहाँ पे सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड के बाद हाइड्रोजन। तो 2 सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड है और एक ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड है, किसके अंदर, इथाइन की स्ट्रक्चर के अंदर। तो हमने यहां पर क्या किया, ये तो ड्रॉ की इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, और ये क्या है उसकी स्ट्रक्चर, सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड और ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड को हमने एक एक करके एग्जांपल से हमने अच्छे से समझा है। आगे बढ़ते हैं। ऐसा कोवेलेंट कंपाउंड, अभी तक हमने जितने भी कंपाउंड पढ़े ना, जैसे मैं एग्जांपल दूं, हमने क्या क्या पढ़ा, H2O पढ़ा हमने, CO2 पढ़ा हमने, NH3 पढ़ा हमने, इथाइन पढ़ा हमने, इथीन पढ़ा हमने, है ना। ये जितने भी कंपाउंड्स हमने अभी पढ़े हैं, इन सब के अंदर कोवेलेंट बॉन्ड था, वेदर सिंगल डबल या ट्रिपल था तो कोवेलेंट बॉन्ड। तो इन सारे कंपाउंड को क्या बोला जाएगा, कोवेलेंट कंपाउंड। क्यों, क्योंकि इनके अंदर क्या प्रेजेंट है, कोवेलेंट बॉन्ड। अच्छा, ये कंपाउंड कैसे बने हैं, ये कंपाउंड बने हैं शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। किससे बने हैं, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो अगर कोई कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो उस कंपाउंड को क्या बोला जाएगा, कोवेलेंट कंपाउंड। या फिर जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो उनको बोला जाता है कोवेलेंट कंपाउंड। हमें इन कंपाउंड्स की क्या पढ़नी है, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी नहीं, क्या पढ़नी है, फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़नी है। अच्छा, कितनी पढ़नी है हमें, पहले हमें पढ़नी है फिजिकल स्टेट, फिर मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में पढ़ना है, फिर सॉल्युबिलिटी और फिर पढ़ना है हमें इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। चारों फिजिकल प्रॉपर्टी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, चारों एक साथ पूछी जाती है, इंडिविजुअल के ऊपर भी सवाल आता है। ठीक है, तो चलो पढ़ते हैं हम एक एक करके। पहले फिजिकल स्टेट, फिजिकल स्टेट में अगर तुम देखोगे थोड़ा सा, तो जो हमारे कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो गैस भी होते हैं, लिक्विड भी होते हैं और सॉलिड, तीनों हो सकते हैं। जो कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो सॉलिड, लिक्विड और गैस तीनों पॉसिबल है, और तीनों के एग्जाम्पल भी दे रखे हैं। ठीक है, ये तो बहुत इजी था। नेक्स्ट, मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। कोवेलेंट कंपाउंड का मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो लो होता है। क्यों होता है, क्योंकि कोवेलेंट कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट होता है कोवेलेंट बॉन्ड, और कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो बहुत वीक होता है, जिसको ब्रेक करना बहुत ज्यादा इजी है, यानी इतनी ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती है। इस वजह से इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं, कम होते हैं, क्योंकि इनको ब्रेक करना इजी हो जाता है, ज्यादा एनर्जी नहीं चाहिए होती है। एक्सेप्शन क्या है, डायमंड और ग्रेफाइट होता है। डन, यहां तक क्लियर, यानी डायमंड और ग्रेफाइट होते हैं, इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट हाई होते हैं। बाकी जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट कम होते हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड होता है वो एक वीक बॉन्ड है, जिसको ब्रेक करने के लिए एनर्जी बहुत कम चाहिए। क्लियर हो गया। सॉल्युबिलिटी, अब सॉल्युबिलिटी देखोगे, ऑयल है, तेल होता है ना, तेल, तेल एक कोवेलेंट कंपाउंड है। अब बताओ, जो ऑयल होता है वो वाटर में डिसॉल्व होता है, नहीं होता। इसका मतलब कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं ये वाटर में सॉल्युबल नहीं होते हैं, यानी बहुत कम सॉल्युबल होते हैं। कुछ एक्सेप्शन है, जैसे कि यूरिया, ग्लूकोज, शुगर, ये सब वाटर में डिसॉल्व हो जाता है, ये है तो कोवेलेंट कंपाउंड। बट यूजुअली ज्यादातर कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं वो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते हैं। देन तो वो किस में डिसॉल्व होते हैं, तो वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट क्या हो सकता है, पेट्रोल मान लो, डीजल मान लो, केरोसिन मान लो, ऑयल मान लो, ये सारे ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं, उसमें ये डिसॉल्व हो सकते हैं, बट वाटर में इतना इजीली डिसॉल्व नहीं हो सकते हैं, एक्सेप्ट ये छोड़ के। डन। लास्ट क्या है, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, कि कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनमें करंट होती है, वो फ्लो होती है या फिर नहीं हो सकती। अच्छा, याद रखो, करंट फ्लो होने के लिए हमें इधर फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाहिए या फिर आयंस चाहिए, और कोवेलेंट कंपाउंड के पास ना तो फ्री इलेक्ट्रॉन है ना ही क्या है,
आयंस है, तो इसका मतलब वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करते हैं। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते हैं क्योंकि इनके पास ना ही आयंस है ना ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। आई होप कि तुम्हें ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आ गई होगी। बहुत इजी है, ज्यादा इसमें कुछ डिफिकल्टी नहीं आनी चाहिए। आगे, कोवैलेंट कंपाउंड और आयनिक कंपाउंड। अच्छा बेटा, ये स्लाइड पढ़ने से पहले तुम्हें आयनिक कंपाउंड्स का नॉलेज होना जरूरी है, जो कि चैप्टर 3 का कॉन्सेप्ट है। अगर तुम्हें आयनिक कंपाउंड्स का नॉलेज है, कोवैलेंट कंपाउंड के बारे में हमने सीख लिया है, तो ये डिफरेंस है वो बहुत इजीली हो जाएगा। तो एक बार स्क्रीन को पॉज करो और इसको अच्छे से पढ़ लो। डन। नेक्स्ट, यहां पे एक वर्ड लिखा हुआ है वोलेटाइल, मैं वो समझा देता हूं। वोलेटाइल का मतलब होता है ऐसे कंपाउंड जिनमें आसानी से आग लग जाती है, उन कंपाउंड को क्या बोला जाता है? वोलेटाइल बोला जाता है ना। बाकी तुम्हें पढ़ते ही समझ में आ जाएगा, कोई डिफिकल्टी नहीं आने वाली है। आगे बढ़ते हैं। वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन। अच्छा, हमने फर्स्ट स्लाइड में देखा था कि कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स पढ़े थे, हमने डायमंड पढ़ा था, ऐसा कार में, पेंट में, फूड में, प्लांट्स में, लीफ में, लेमन जूस के अंदर, सब जगह क्या था? कार्बन ही कार्बन था। तो कार्बन के लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स होते हैं जो हमारे आसपास अवेलेबल है। तो उसके पीछे का लॉजिक क्या है? तो कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स होने के पीछे का कारण है ये दो प्रॉपर्टी। पहली है कैटेनेशन और दूसरी है टेट्रावेलेंसी। ये दो प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स अवेलेबल है या फिर हमारे आसपास मौजूद है। अब एक एक करके पढ़ते हैं। कैटेनेशन क्या होता है? अगर मान लो कोई एक एलिमेंट है, उसके एटम्स है, एक एलिमेंट लेते हैं, मान लो कार्बन एक एलिमेंट है। अब कार्बन के जो एटम्स होते हैं वो आपस में कोवैलेंट बॉन्ड बना के ऐसे जुड़ जाते हैं और एक लार्ज मॉलिक्यूल बन जाता है। तो उस प्रॉपर्टी को बोला जाता है कैटेनेशन। कैटेनेशन वापस सुनो। अगर कोई एलिमेंट है, उसके एटम्स आपस में जुड़ रहे हैं, क्या बना के? कोवैलेंट बॉन्ड बना के, और एक लार्ज मॉलिक्यूल बना देंगे, तो उस कंपाउंड को क्या बोला जाता, सॉरी, उस प्रॉपर्टी को क्या बोला जाता है? कैटेनेशन बोला जाता है। कैटेनेशन का मतलब क्या है कि बहुत सारे कोवैलेंट बॉन्ड बन रहे हैं, किसमें? एटम्स में, वो भी सेम एलिमेंट के, ताकि एक क्या बन सके? लार्ज मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन हो सके। उस प्रॉपर्टी को क्या बोला गया? कैटेनेशन। जैसे यहां पे देखो, कार्बन 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 कार्बन, कार्बन के बहुत सारे एटम्स आपस में जुड़ गए और एक मॉलिक्यूल बनाया जो कि बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है ऐसा, तो इस प्रॉपर्टी को क्या नाम दे दिया गया? कैटेनेशन। सल्फर में भी ऐसा होता है, सल्फर 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 होता है, वो आपस में ऐसे जुड़ जाते हैं ऐसा, ठीक है। तो सल्फर के एटम्स भी आपस में जुड़ते हैं, ठीक है, और एक लार्ज मॉलिक्यूल बनाते हैं, तो वो प्रॉपर्टी भी क्या कहलाती है? कैटेनेशन। सिलिकॉन में भी ऐसा हो सकता है, जर्मेनियम में भी ऐसा हो सकता है, ठीक है, फास्फोरस में भी ऐसा हो सकता है। लेकिन कार्बन के पास ये कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है, वो सबसे ज्यादा होती है। कहने का मतलब, जैसे सल्फर में क्या होगा? सल्फर के 8 एटम होते हैं ना, वो एक दूसरे से जुड़ते हैं, 8 से ज्यादा नहीं जुड़ सकते। फास्फोरस में 4 ही जुड़ सकते हैं ऐसा। लेकिन कार्बन के केस में कार्बन के 10 एटम आपस में जुड़ जाएंगे, 20 जुड़ जाएंगे, 100 जुड़ जाएंगे, 1000 कार्बन के एटम्स होते हैं वो एक दूसरे से जुड़ सकते हैं। यानी ये जो कैटेनेशन की प्रॉपर्टीज है वो सबसे ज्यादा किसके पास है? कार्बन के पास। इस वजह से कार्बन के इतने सारे कंपाउंड हैं। अब ये कार्बन कार्बन एटम आपस में 3 तरीके से जुड़ सकते हैं। पहला, सारे कार्बन एक ही लाइन में जुड़ जाए ऐसा, तो इसको बोला जाता है स्ट्रेट चेन। क्या बोला जाएगा? स्ट्रेट चेन, एक ही लाइन में सारे जुड़ गए ऐसा। यहां पे तुम देखोगे लाइन से जुड़े हुए थे, फिर यहां से एक अलग से ब्रांच होकर कार्बन जुड़ गया। मान लो यहां से एक ब्रांच है, यहां पे एक और कार्बन जुड़ जाएगा ऐसा, यहां पे एक और कार्बन जुड़ जाएगा। तो सीधी नहीं होके एक ब्रांच निकल रही है, फिर कार्बन के एटम आपस में जुड़ रहे हैं, तो उसको बोला जाएगा ब्रांच चेन। या फिर सारे कार्बन होते हैं एक क्लोज्ड चेन, क्लोज चेन दिख रहा है ऐसा, एक से पूरी क्लोज्ड चेन के अंदर ऐसे जुड़े हुए होते हैं, ना तो लाइन में ना ही ब्रांच में, तो वो क्या होगी? हमारी क्लोज्ड चेन हो जाएगी ऐसा। तो 3 तरीके से कार्बन कार्बन एटम्स है वो आपस में क्या हो सकते हैं? जुड़ सकते हैं। तो कैटेनेशन एक तो हमने पढ़ा इसकी वजह से। दूसरा होता है टेट्रावेलेंसी। टेट्रा मतलब 4, और वैलेंसी तो हमें पता ही है ऐसा, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है? 4 होती है। क्यों? क्योंकि ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को शेयर करता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाए तो क्या होगा? 2,4 होगा, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 6 है ऐसा। अब इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो ये अपने 4 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है? शेयर कर सकता है। इस वजह से कार्बन की वैलेंसी कितनी है?
4 है। अब ये 4 इलेक्ट्रॉन एक एटम होता है, वो मैक्सिमम 4 ही इलेक्ट्रॉन शेयर कर सकता है, और वो कैपेबिलिटी किसके पास है? कार्बन के पास है। इस वजह से भी इसके बहुत सारे कंपाउंड्स होते हैं ऐसा, ठीक है। यहां पे तुम देखो, कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ शेयर कर रहा है, यहां पे कार्बन इलेक्ट्रॉन किसके साथ शेयर कर रहा है? हाइड्रोजन। यहां पे कार्बन किसके साथ? क्लोराइन के साथ। यहां पे हाइड्रोजन के साथ शेयर कर रहा है। तो कार्बन अपने 4 इलेक्ट्रॉन 4 अलग अलग एटम्स के साथ क्या करता है? शेयर करता है, क्योंकि इसकी वैलेंसी कितनी है? 4 है ऐसा, ठीक है। तो इन दो प्रॉपर्टीज की वजह से कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स हैं, वो पॉसिबल है। क्लियर है यहां तक? आज के लेक्चर में हमने पढ़ा कि कार्बन कौन सा बॉन्ड बनाता है? कोवेलेंट बॉन्ड। कितने टाइप्स के कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, और कार्बन के इतने सारे कंपाउंड्स होते हैं, उसके पीछे क्या राज है। नए लेक्चर आने वाले जो हैं, उनके अंदर हम नॉमेनक्लेचर के बारे में, कार्बन की प्रॉपर्टीज के बारे में सीखने वाले। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नए लेक्चर में नए जोश के साथ।